2006 में कांग्रेस के उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जब यह वक्तव्य दिया था, उसका सहारा वर्तमान में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कि देखिए उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए अगर वे सत्ता में आते हैं तो संभव है वे ऐसा करेंगे, क्योंकि वे रियासतें अपने आप को पूरा एक राष्ट्र मानती थी। इसलिए जब वे भारत में शामिल होती है, इसके संविधान के लिखे जाने में शामिल होती है, तो स्वाभाविक है कि वे अपने हकों को, जिसका मतलब है उन राजाओं के हकों जिनके पास अपार संपत्ति थी, इसलिए हमारे संविधान में यह संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार की तरह शामिल होता है, जिसे बाद में मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया जाता है। आपके पास कोई संपत्ति है, चाहे वो आपकी भैंस हो, चाहे वह आपका मंगलसूत्र हो, चाहे वह आपकी जमीन हो, उस जमीन को कोई भी अन्य व्यक्ति छीन नहीं सकता है। देश में एक ऐसा शासन देखने की कोशिश कर रहे हैं जो ये अधिकार देना चाहता है आरक्षण का किसी धर्म के आधार पर। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि फिलहाल चुनाव चल रहे हैं। यदि देखें तो मैं भी वोट डाल आया हूं और चुनावों के दौरान कई सारे मुद्दे बहुत चर्चा में आते हैं और ये मुद्दे बाद में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना उस मुद्दे पर बातचीत की जाए जिस मुद्दे को लेकर काफी विवाद हाल फिलहाल में हुआ है, जिस मुद्दे को लेकर काफी उद्वेलन हमें समाज में दिखाई दे रहा है। और यह मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा, लेकिन सामान्य आरक्षण नहीं, वह आरक्षण जिसमें रिलीजन को आधार बनाया जाए, यानी धार्मिक आधार पर आरक्षण। क्या ऐसा कोई प्रावधान हमारे वर्तमान स्थिति में है या इसको चुनाव का केवल एक मुद्दा बनाया जा रहा है? और अगर हम इसे थोड़ी गंभीरता से समझें तो हम ये जानने की भी कोशिश कर सकते हैं कि परीक्षाओं में और साक्षात्कारों में इस सवाल को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम बात करना चाह रहे हैं रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी कि धार्मिक आधार पर आरक्षण को लेकर। क्यों चर्चा करनी पड़ रही है? क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उनमें इस मुद्दे को लेकर बार बार चर्चा हुई है। ये चर्चा शुरुआत होती है जब मुख्य जो दल हैं उन दलों में इस बात पर बहस शुरू होती है कि क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो या कांग्रेस जिस गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन, उसकी तरफ से जो संकल्प लिया जा रहा है उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण की कोई बात की जा रही है, या फिर क्या हमारे देश में धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है या दिया जा सकता है, और यदि ऐसा कोई आरक्षण भविष्य में दिया जाता है तो क्या उस आरक्षण के आधार का प्रभाव वर्तमान SC ST OBC जो आरक्षण है उस पर पड़ेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करें तो बार बार जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वह वक्तव्य है जिसे लेकर बार बार बातचीत की जाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश के जो संसाधन हैं उन पर पहला हक वंचितों का है, उन लोगों का है जो इस मामले में वंचित हैं। और इसमें उन्होंने जब सूची दी तो उसमें मैंने माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया, अल्पसंख्यक शब्दों का इस्तेमाल किया, और बाद में कहा गया कि यह शायद कोशिश की जा रही है कि देश में मुसलमानों को या माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को, जिनमें सबसे बड़ा समुदाय मुसलमानों का है, उनको उनके धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा होगा। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यह जो आशंका तैयार की गई है, यह जो भय बैठाया गया है, यह कहाँ से उपजता है और वास्तविक संवैधानिक स्थिति और सामाजिक स्थिति क्या है। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि इस बारे में आपकी राय क्या है, तो आप इसका फैसला क्या केवल इको चैम्बर्स के आधार पर करेंगे या केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर करेंगे, या आपके पास एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन भी होगी। इसी से जुड़ा हुआ वह सवाल भी था जिसकी वजह से यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र की बात की, भैंस की बात की, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की। उन्होंने कहा कि शायद ऐसा लगता है कि यदि दूसरा दल चुनाव में जीतता है तो वह आपकी संपत्ति को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे समुदाय को दे देगा। पहले तो संवैधानिक स्थिति समझते हैं। जहां तक यह संपत्ति के रीडिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, पुनर्वितरण का मामला है, ये बात एकदम सही है कि हमारा संविधान अब जो संशोधन हो चुके हैं उसके बाद संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार नहीं मानता।
ठीक वैसे जैसे समानता का अधिकार है, ठीक वैसे जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, उस तरीके से हमारे देश में मूल अधिकार के तौर पर संपत्ति का अधिकार नहीं है। लेकिन आर्टिकल 300 ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रावधान करता है कि संपत्ति का अधिकार भी एक संविधान में वर्णित एक लीगल राइट है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? इसके लिए जब आप इतिहास में जाएंगे तो आप तो पहला सवाल तो यही उठेंगे कि संपत्ति का अधिकार दरअसल हमारा उस समय एक मूल अधिकार क्यों था, या मूल अधिकार के तौर पर उसकी चर्चा क्यों की जाती थी। और उसकी मूल वजह यह थी कि हमारी संविधान सभा में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की थी जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, जिन्हें हम रियासतें कहते हैं, क्योंकि वे रियासतें अपने आप को पूरा एक राष्ट्र मानती थी। इसलिए जब वे भारत में शामिल होती हैं और इसके संविधान के लिखे जाने में शामिल होती है, तो स्वाभाविक है कि वे अपने हकों को, जिसका मतलब है उन राजाओं के हकों, जिनके पास अपार संपत्ति थी, जिनके पास जाहिर है कि चूंकि वे राजा थे तो वो अपने राज्य की सारी संपत्ति का मालिक स्वयं को ही मानते थे, तो उनके पास अपार संपत्ति थी और वो उस संपत्ति की सुरक्षा चाहते थे। इसलिए हमारे संविधान में यह संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार की तरह शामिल होता है, जिसे बाद में मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया जाता है। लेकिन आज भी देश में 300A कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित लीगल राइट है। इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि यदि आपकी कोई जमीन है, आपके पास कोई संपत्ति है, चाहे वो आपकी भैंस हो, चाहे वह आपका मंगलसूत्र हो, चाहे वह आपकी जमीन हो, उस जमीन को कोई भी अन्य व्यक्ति छीन नहीं सकता है। केवल एक स्थिति में वह लिया जा सकता है और वह है सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। केवल कानूनी तौर पर विधि के शासन से, विधि की प्रक्रिया से यह लिया जा सकता है। मसलन मान लीजिए आपका एक खेत है और सरकार वहां से एक सड़क निकालना चाहती है। सड़क का काम जो है एक महत्वपूर्ण काम है, एक हाईवे निकलना है, रेलवे लाइन बननी है, या इस किस्म के काम होने, तो सरकार के पास कानून बनाकर आपसे यह संपत्ति लेने का अधिकार है। बदले में आपको आमतौर पर इसके लिए एक मुआवजा दिया जाता है। सरकार के पास कानूनी तौर पर यह करने का अधिकार होता है, क्योंकि यह आपका मूल अधिकार नहीं है, ये एक आपका लीगल राइट है। लेकिन यह तो संपत्ति की बात है। यह बात कैसे जाकर जुड़ती है रिजर्वेशन से, और रिजर्वेशन के मसले पर यह आशंका क्यों पैदा की जाती है कि क्या हम देश में एक ऐसा शासन देखने की कोशिश कर रहे हैं जो ये अधिकार देना चाहता है आरक्षण का किसी धर्म के आधार पर। जैसा मैंने कहा, 2006 में कांग्रेस के उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जब यह वक्तव्य दिया था, उसका सहारा वर्तमान में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कि देखिए उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए अगर वे सत्ता में आते हैं तो संभव है वे ऐसा करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में हमारे यहाँ संविधान में इस बात की गुंजाइश है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? स्वाभाविक है कि ऐसी कोई गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं। अगर आप वर्तमान में दिए जा रहे आरक्षण को देखें, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 से निकलता है, वहां आर्टिकल 14 और 16(4) में आपको यह मिलता है, जिसके आधार पर भारत में SC, ST, OBC को जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वह देने की जरूरत। लेकिन यह तो लीगल बात हुई। अगर आप सामाजिक तौर पर इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें तो दरअसल यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इस बात से उपजता है कि ऐतिहासिक तौर पर इस देश में सभी वर्ग समान सत्ता के हकदार नहीं रहे हैं। सामाजिक तौर पर सबके पास बराबर हक नहीं थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर कुछ लोग बहुत पिछड़ गए। और अब उन लोगों को बराबरी देने के लिए जरूरी है कि फिलहाल उन्हें कुछ अतिरिक्त सहायताएं दी जाएं, अतिरिक्त समर्थन दिया जाए। इसी को एक सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। लेकिन क्या यह, इसका आधार क्या बताया गया? इसका आधार बताया गया सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन। सामाजिक, आर्थिक, एक स्तर पर भाषिक आधार पर भी कहा जाता है। हालांकि भाषिक आधार पर हमारे यहाँ आरक्षण का प्रावधान है नहीं, लेकिन संविधान में उसकी अनुमति मिलती है। लेकिन धर्म के आधार पर यह आरक्षण नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि इस आधार पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? ऐसा हम अभी नहीं कह रहे। अगर हम
विभिन्न समितियों के निष्कर्षों को देखें, खासतौर पे सच्चर कमेटी की बात की जाती है जिसने विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों की स्थिति का आकलन किया और उसके बाद सांख्यिकीय आंकड़े जुटाने की कोशिश की कि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है। और सामान्य निष्कर्ष ये था कि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति जो है वह SC ST OBC के ही समान अत्यधिक पिछड़ेपन वाली स्थिति है। लेकिन क्या इसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया या किया जा सकता है, अभी उस बात पर बहस चल रही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा इतिहास में जाना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यह जो आरक्षण के प्रावधान संविधान में आते हैं ये शून्य से नहीं आते। हमारे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, आपको पता लगेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में ही इस पर पर्याप्त चर्चा शुरू हो चुकी थी। अगर आप थोड़ा सा अतीत के पेज पलटें और 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल को याद करें जिसमें डॉक्टर अंबेडकर शामिल होते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ पर, और डॉक्टर अंबेडकर का शामिल होना आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रमुख राजनेताओं को भी रास नहीं आया था। महात्मा गांधी इस बात के पक्षधर नहीं थे कि भारत में रहने वाले जो दलित जातियां हैं वे अलग से उनका प्रतिनिधित्व जो है यह गोलमेज सम्मेलन में हो। उनका मानना था कि कांग्रेस ही, यानी कि जो मुख्य धारा दल हैं, वे ही देश के तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त हैं, और खास तौर से देश के उन सब लोगों को का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो निश्चित तौर पर पर्याप्त हैं जो मुसलमान नहीं थे या जो अल्पसंख्यक नहीं थे। और इसलिए गोलमेज सम्मेलन में के जो आउटकम्स थे उसे लेकर गांधी जी बहुत सहज नहीं थे। लेकिन यह और ज़्यादा स्पष्ट होता है जब 1932 में आप देखते हैं गांधी जी जेल में थे और डॉक्टर अंबेडकर जो है वे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी। आप जानते हैं कि जो देश में रहने वाले मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार कर लिया गया था। माना गया था कि इसका मूल सिद्धांत यह है कि देश की जनता में अलग अलग जो समुदाय हैं उनके हित भिन्न भिन्न हैं, इसलिए हर समुदाय को अपने प्रतिनिधि सभाओं में भेजने का हक होना चाहिए। यानी कि मुसलमान मिलकर अपने जो मुसलमान प्रतिनिधि हैं उन्हें चुनेंगे और बाकी लोग उनको अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को चुनेंगे। और यहीं पर वह बहस शुरू हुई थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने यह मांग की थी कि दलितों को भी अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं है कि आप इससे आतंकित हो जाएं, क्योंकि कई मामलों में आप पाएंगे कि यह देश में अभी भी लागू है। अगर आप विधान परिषदों के चुनाव को देखिए, मसलन मान लीजिए आप देखें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद का जब चुनाव होता है तो उसमें धर्म के आधार पर तो स्वाभाविक है कि नहीं है, लेकिन वहां पर इलेक्टोरेट अलग अलग आधार पर तय होते हैं। मसलन कि ग्रेजुएट्स एक अलग इलेक्टोरेट कॉलेज है, देश उस राज्य के जो स्नातक हैं वे अपने प्रतिनिधियों को अलग से विधान परिषद में चुनकर भेजते हैं। ऐसा आप देखते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट लोकतंत्र में कोई अनूठी चीज नहीं है, और जाहिर है कि 1930 में तो और भी ज्यादा स्वीकार्य दिखाई पड़ती है। आप इसे दुनिया के दूसरे देशों में भी देखते हैं। अमेरिका में बात होती है ब्लैक्स के लिए, बाकी जगहों पर भी होती है। तो भारत में यह चर्चा जो है वह शुरू होती है कि डॉक्टर अंबेडकर की मांग कि दलितों को, देश में जो अस्पृश्य अनटचेबल्स थे, जो दलित थे, उनका प्रतिनिधित्व सवर्ण जाति के जो प्रतिनिधि हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनसे अपरिचित हैं, वो उनको कमतर मानते हैं, वो उनसे छुआछूत करते हैं, वो उनके हितों को निश्चित तौर पर सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए इस समुदाय के ही लोगों को यह हक दिया जाए कि वे अपने बीच से एक निश्चित मात्रा में लोगों को चुन सकें और अपने प्रतिनिधियों को भेज सकें। अब इसके दो बहुत ही दूरगामी प्रभाव थे, और गांधी जी जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत दूरगामी तरीके से सोच सकने वाले नेता रहे हैं, और उनकी बड़ी जो चिंताओं सरोकारों में से देश में एकता बनाए रखना भी था। हम जानते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जब
यह मांग और आगे बढ़ती है और अंततः एक सांप्रदायिक मांग बनती है और उसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान का निर्माण भी इसी वजह से होता है। क्या दलितों की भी मांग उस तरीके से एस्केलेट कर सकती है? शायद गांधी जी ने देखा होगा कि यह बहुत अच्छी बात नहीं होगी यदि ऐसा होता है, और उनका जो आग्रह था वह यह था, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को यह प्रस्ताव भी दिया। ध्यान रखिएगा, ये वह स्थिति है जब उन्होंने जेल से ही आमरण अनशन की शुरुआत की थी और डॉक्टर अंबेडकर एकदम फर्म थे कि वे इस बार झुकेंगे नहीं, और इसका अंततः जो परिणाम होता है वो पूना पैक्ट के तौर पर होता है। पूना पैक्ट जो है 1932 में यह पैक्ट होता है, जिस पैक्ट के तहत अंततः डॉक्टर अंबेडकर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वे इस सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग पर ज़्यादा बल नहीं देंगे। वे स्वीकार कर लेते हैं गांधी जी के इस प्रस्ताव को कि जो देश का तमाम हिंदू समुदाय है, दलितों को भी उसी में शामिल कर किया जाए, यद्यपि उनका जो हिस्सा है उसमें दलितों को हिस्सेदारी देने के लिए महात्मा गांधी तैयार होते। तो एक तरीके से एक जो हिंदू समुदाय को जो सीटें दी गई थी उसी में से कुछ सीटें दलित समुदायों के लिए आरक्षित कर दी जाएं, ऐसा मान जाते हैं महात्मा गांधी, और डॉक्टर अंबेडकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। शर्त यह रहती है कि जितनी सीटें दी जाने की मांग होती है वे सीटें उन सीटों से ज्यादा हैं जिन सीटों की मांग सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। यानी कि प्रतिनिधित्व की मांग डॉक्टर अंबेडकर की स्वीकार होती है, किंतु सेपरेट इलेक्टोरेट की स्वीकार नहीं होती है। यह वह इतिहास है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम केवल लेजिस्लेटिव असेंबलीज और रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज की बात कर रहे हैं, हम नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसी का परिणाम, इसी इतिहास का परिणाम है कि जब संविधान लिखा जाता है, जब देश आजाद होता है, तो उसमें अलग अलग समुदायों के लिए, इस खासतौर से एससीज और एसटीज के लिए उस समय, और बाद में मंडल कमीशन के बाद इसमें ओबीसी जुड़ते हैं, उनके लिए अलग से आरक्षण को स्वीकार किया जाता है, सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया जाता है। यद्यपि फिर से बताया जा रहा है कि इसमें अलग से किसी धर्म के लिए आरक्षण को स्वीकार नहीं किया जाता है। हमारे देश का संविधान आज भी इसी रूप में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम ओबीसी कहते हैं तो ओबीसी जो है यह अदर बैकवर्ड क्लासेस है। इसका मतलब केवल किसी धर्म की जातियां भर नहीं है। यह कहा गया कि देश में जो अलग अलग समुदाय हैं, उन समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। और मंडल कमीशन के इस जो इंप्लीमेंट होने के बाद 27% आरक्षण केंद्र में और कुछ राज्यों में इससे कुछ ज्यादा बाद में राज्य के स्तर पर आरक्षण दिया गया। इन जातियों या समुदायों जिन्हें यह आरक्षण दिया गया, इनमें अलग अलग राज्यों में कुछ मुस्लिम समुदाय भी शामिल हैं। यानी कि मुस्लिम समुदायों की वे जातियां, मुस्लिम समुदायों के वह जो समुदाय हैं, उप समुदाय हैं, जो उसी किस्म का काम करते हैं जिस किस्म का काम जो है वह हिंदू जातियों, वे ओबीसी कही जाने वाली हिंदू जातियां करती हैं, उनको भी किसी किसी स्थान पर यह आरक्षण दिया गया। इसलिए आप पाएंगे कि ओबीसीज में कुछ हिस्सा आरक्षण का मुसलमानों के पास भी आता है या अल्पसंख्यकों के पास भी आता है, क्योंकि वे भी उसी प्रकार आर्थिक सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। लेकिन वे अपने धर्म के कारण पिछड़े हुए हैं, ये नहीं माना गया कि वे उस उप समुदाय का हिस्सा होने के कारण पिछड़े हुए हैं, जिस उप समुदाय को मुसलमानों में भी या सामान्य भारतीय समाज में थोड़ा सा सामाजिक तौर पर वंचित समझा गया है। उनके अधिकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अधिकार उन्हें नहीं मिले। तो ओबीसीज के हिस्से के तौर पर देश भर में कुछ मुस्लिम उप समुदाय पहले से शामिल हैं। इसमें किसी किस्म की कोई बहस नहीं है। ये केवल ओबीसी के मामले में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यह शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में भी, हमारे देश की कई सारी जनजातियां ऐसी हैं जो इस्लामिक धर्म का पालन करती हैं या हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म का पालन करती हैं, या वे किसी धर्म का पालन नहीं करती। आदिवासियों के अपने भी धर्म हैं। आप जानते हैं कि झारखंड में जो सरना कोड की बात हुई वह भी इसी से उपजती है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि एसटी के तौर पर या ओबीसी के तौर पर, एससी के तौर पर हमें ऐसे प्रावधान कम दिखाई देते हैं, लेकिन एसटी के तौर पर और ओबीसी के तौर पर सभी धर्मों के लोग एसटी भी हो सकते हैं, या ओबीसी में भी अलग अलग धर्मों की कुछ जातियां उपजातियां हिंदू धर्म के अलावा शामिल होती हैं। ऐसा हम ऑलरेडी देखते हैं। अब जो ये नई बहस आई उसमें ये था कि क्या हिंदू धर्म की जातियों से कोई आरक्षण छीनकर मुस्लिम धर्म को दिया जा रहा है, वो भैंस छीनकर या मंगलसूत्र छीनकर की तरह। ऐसा कम से कम अभी तक हमारे संविधान में न तो ऐसा कोई प्रावधान है, न ही एग्जीक्यूटिव के स्तर पर ऐसी कोई हलचल हमें दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान देश में लागू नहीं है। जहां हम ओबीसी के तौर पर भी देखते हैं या हम एसटी के तौर पर भी देखते हैं, वे अपनी जाति या जनजाति के आधार पर है, न कि धर्म के आधार पर। डॉक्टर अंबेडकर भी शुरुआत से क्लियर रहे। आप पुनापेट की बात हमने पहले की, या डॉक्टर अंबेडकर की जो संविधान सभा की बहस में उनका जो रवैया था उसे देखें, उनके जो स्टेटमेंट है उन्हें देखें, वो एकदम क्लियर है। वे कहते हैं कि आरक्षण जो है धर्म के आधार पर नहीं होगा, जाति के आधार पर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो वंचन का आधार है इस देश में वह जाति है। ये सही है कि केरल में, ये सही है कि कर्नाटका में, ये सही है कि दूसरे कई राज्यों में बाकायदा इस बात के प्रावधान हैं कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले कुछ उप समुदायों को ओबीसी में, क्योंकि वे पिछड़े माने गए, एग्जीक्यूटिव ने ये पाया, लेजिस्लेटर ने ये पाया कि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति जो है वह पिछड़ी हुई स्थिति है, इसलिए उनको वह आरक्षण प्रदान किए गए। अलग से जो मुस्लिम आरक्षण है वह तमाम मुस्लिमों में लागू होने वाला आरक्षण हम नहीं पाते कि केंद्र के स्तर पर कहीं दिखाई देता है। अब ये समझने की कोशिश करें कि यदि इस देश के 14% लोग जो कि मुसलमान हैं, या सारे अल्पसंख्यकों को हम ले लें, इसमें ईसाइयों को भी शामिल कर लें, जैन्स को भी शामिल कर लें, सिखों को भी शामिल कर लें, तो ये जो अलग अलग समुदाय हैं, इन समुदायों में यदि इंक्लूजन नहीं है, यदि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, यदि ये पिछड़े हुए हैं, इनको सत्ता में बराबर हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तब क्या जिस प्रकार एससीज को, एसटीज को या अन्य ओबीसीज को आरक्षण दिया जाता है, उस प्रकार का आरक्षण हम इन समुदायों को भी दें, तो इसमें कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है? क्या लाभ है इस बात के? इसकी क्या हानियां हैं? अगर पक्ष में देखें तो स्वाभाविक तौर पर एक चीज दिखाई देती है, और इस बात के लिए हमें किसी बहुत बड़े अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अध्ययन किया भी जा सकता है। वह यह है कि निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों में कई समुदायों की स्थिति आर्थिक सामाजिक स्तर पर बहुत पिछड़ी हुई है। वे नौकरियों में कम हैं, वे बिजनेस में कम हैं, वे अपनी जो उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व कम है। तो अगर ऐसा कोई फैसला कभी हो कि इन लोगों को शामिल किया जाए, इंक्लूजन किया जाए, तो इससे स्वाभाविक है समाज में इक्विटी की स्थिति आएगी, समाज में एक तरह की समरसता आएगी, बराबरी की स्थिति आएगी, जो कि बेहतर है। सोशल अपलिफ्टमेंट का फायदा क्या होता है कि इससे अधिक शिक्षा आती है, इससे व्यक्ति जो अलग अलग किस्म की रूढ़ियां हैं उनसे मुक्त होता है, इससे वह समाज की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल होता है, समाज की जो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान करता है, और सब लोगों की प्रगति में हिस्सेदारी करता है। तो अगर कभी इंक्लूजन की स्थिति आती है तो उससे तो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है, जो गैर बराबरी है, वह कम ही होगी। लेकिन इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे नुकसान एक तो नैरेटिव के स्तर पर होता है। ये सही है कि स्मृति के स्तर पर हम लोगों ने चूंकि देश का विभाजन देखा है, इसलिए जैसे ही धार्मिक आधार पर किसी भी किस्म के नैरेटिव की चर्चा होती है, लोगों के मन में वह स्मृति फिर से जागृत होने लगती है जिसमें धार्मिक आधार पर कंसोलिडेशन की वजह से देश का विभाजन हुआ था। अब यह स्वाभाविक तौर पर कोई देश इस स्थिति को दोबारा दोहराना नहीं चाहता, इसलिए दिमाग में यह जो स्मृति है यह हमें बार बार आगाह करती है, चिंतित करती है। एक तरह से जो सामाजिक समरसता है, कई बार लगता है कि इसका प्रभाव उस पर ना पड़े। दूसरा एक बहस सेकुलरिज्म से जुड़ी हुई बहस भी है। लोगों का कहना है कि यह
चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर नेशन है, और हम सेकुलर नेशन सिर्फ इसलिए नहीं है क्यों हमारी जो संविधान की उद्देशिका है उसमें सेकुलरिज्म शब्द आया। बार बार ये बहस उठाई जाती है कि सेकुलरिज्म शब्द जो है 1975 के बाद जब इमरजेंसी लगती है इसलिए 42nd अमेंडमेंट से आया। लेकिन सच्चाई है कि वो सब शब्द आए या ना आए, वो शब्द ना भी आता तब भी भारत अपने मूल अधिकारों वाले हिस्से की वजह से, अपने संविधान के पूरे ढांचे की वजह से एक सेकुलर नेशन है। ये बिना किसी शक के सिद्ध होता है। इसी वजह से धर्म के आधार पर किसी भी किस्म का भेदभाव हमारा जो संविधान है उसमें वर्णित है कि नहीं किया जा सकता। तो लेकिन आशंका ये होती है कि जब आप धर्म के आधार पर किसी भी किस्म का अतिरिक्त कोई सुविधाएं देंगे, चाहे किसी भी धर्म को देंगे, चाहे हिंदुओं को देंगे या मुसलमानों को देंगे, तो इट कैन अंडरमाइन सेक्युलरिज्म। इससे हमारे जो पंथ निरपेक्षता है उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि ये एक सीमा से आगे जाने वाला तर्क इसलिए नहीं है कि हमारे देश में पहले ही इस बात, संविधान में भी और समाज में भी इस बात के लेकर एक सहमति है कि जिन लोगों को अलग अलग स्तर पर बराबरी नहीं मिल रही है उन्हें बराबरी देने की कोशिश की जाए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जेंडर के आधार पर 33% रिजर्वेशन देना इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि हमारे यहाँ लैंगिक आधार पर लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं है, उसी तरीके से किसी भी अन्य आधार पर दिए जाने वाला भी ऐसा सिद्ध नहीं करेगा कि हमारा सेकुलरिज्म या हमारा कास्ट को लेकर या हमारी कम्युनिटी को लेकर या हमारे नस्ल को लेकर किस्म का हम भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ ये एक तर्क दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम इस बहस को समेटने की अब कोशिश करें तो हम पाते हैं कि भारतीय समाज चूंकि ऐतिहासिक तौर पर अलग अलग किस्म के भेदभावों से भरा हुआ समाज रहा, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और हम जब एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, देश को आजादी मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी ऐतिहासिक वजहों से इस राष्ट्र की ये जिम्मेदारी है कि इस देश के प्रत्येक समुदाय को अपने फलने फूलने के पर्याप्त अवसर मिले। ये धर्म के आधार पर भी होगा, जाति के आधार पर भी होगा, लैंगिकता के आधार पर भी होगा, अन्य चीजों, किसी किस्म का भेदभाव ना हो, पहले तो यह है। और जहां बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा वंचन है, वहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के माध्यम से भी इन समुदायों को, इन जातियों को, उपजातियों को, जनजातियों को, लैंगिकताओं को समर्थन देने की आवश्यकता है। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए? नहीं, अनिवार्य नहीं है। हम उपसमुदायों की पहचान कर सकते हैं, हम टारगेटेड रिजर्वेशन दे सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ठीक है, मुसलमान या सिख या ईसाई या किसी भी अन्य समुदाय के लोग, अगर उनमें कुछ ऐसे उप समुदाय हैं, उनमें अगर ऐसे छोटे छोटे हिस्से हैं जो बेहद पिछड़े हुए हैं और उनको ओबीसीज की तरह, एससी एसटीज की तरह या गरीबी के आधार पर ईडब्ल्यूएस के रूप में आरक्षण देने की आवश्यकता हो तो दिया जा सकता है। इससे ना तो कोई संवैधानिक संकट पैदा होता है, ना ही इससे कोई सामाजिक या अन्य किस्म का वैमनस्य पैदा होना चाहिए। कुल मिलाकर इक्विटी इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर एक तरह का इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि अगर आपसे एक साक्षात्कार में सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि क्या आप धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन करते हैं, तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मैं हमेशा से जब एक इंटरव्यूअर के तौर पर यह सलाह देता रहा, जब भी इस किस्म के सवाल आते हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत शार्पली डिवाइडेड ओपिनियन है, आप जिस चीज का सहारा ले सकते हैं वो देश का संविधान है। आप कह सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर जितने की अनुमति है उससे अधिक के पक्ष में आप नहीं है, और वर्तमान में यही स्थिति देश में लागू भी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे आपको इस मामले से जुड़े हुए ऐतिहासिक और वर्तमान के कुछ पक्षों को लेकर जानकारी मिली होगी। अपनी राय कमेंट्स में देते रहिएगा। थैंक यू।